Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 21 ऑफ नवंबर 2021। तो गाइज आज है तारीख 21 नवंबर 2021 और है संडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, आज संडे है और संडे में हम लोग कोई भी नया करंट अफेयर का डिस्कशन नहीं करते। तो क्या करेंगे, हम लोग वीकली कंपाइलेशन को कवर करने वाले हैं। मतलब कि पिछले सप्ताह हमने जितना भी डिस्कशन किया है, मंडे से लेकर सैटरडे तक जितने भी हमने आर्टिकल पढ़े हैं, जितने भी करंट इश्यूज चर्चा में रहे हैं, उन सब का एक वीकली कंपाइलेशन है। एक छोटा सा रिवीजन लिया जाएगा और एक तरीके से आप कह सकते हो मैं रिवीजन करवाने वाला हूं। जल्दी जल्दी मैं यहां पर सारे आर्टिकल्स का एक ओवरव्यू दूंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर पूछने की कोशिश करूंगा जिनका आंसर आप लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। ये काम हम लोग हर संडे में करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इससे हमारा रिवीजन भी हो जाता है क्योंकि संडे में ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश नहीं होते हैं, जो भी होते हैं वो अगले दिन पे कवर कर दिए जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जो डेली करंट अफेयर का पीडीएफ है ये तो आप लोग को डेली बेसिस पर मिलता ही है टेलीग्राम पर, लेकिन ये आज वाला पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि देखो जो नवंबर का मंथली कंपाइलेशन होगा, क्योंकि हर महीने मंथली कंपाइलेशन भी अपलोड हो रहा है, हर महीने पूरे मंथ का वीडियो अपलोड हो रहा है। तो जो नवंबर का महीने का पूरा मंथली कंपाइलेशन अपलोड होगा उसी पीपीटी में मैंने इसको इंक्लूड कर रखा है। तो इस वजह से यहाँ पर इसको मैं अभी सेंड नहीं करूंगा। ये वाला पीपीटी आपको मिलेगा मंथ के एंड में, नवंबर के महीने के अंत में आपको यहाँ पर ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा, प्लस एक कंपाइलेशन का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। और एक चीज़ और है यार कि देखो यहाँ तक पहुँच गए तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, एक छोटा सा अपना आप सपोर्ट दिखा सकते हो। अगेन यहाँ पर हमने 1K प्लस लाइक्स का टारगेट रख रखा है, जैसे कि आप लोग डेली बेसिस पर ये करके दिखा रहे हो। आज का सबसे पहला आर्टिकल, इस आर्टिकल को हमने पिछले मंडे में डिस्कस किया था। आप कह सकते हो पिछले जो सप्ताह की शुरुआत थी वो इसी आर्टिकल से हुई थी। यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था लियोनिड मीटियोर शार के बारे में। आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया था। तो हुआ क्या था, अभी बोला गया कि 6 नवंबर से 30 नवंबर के आसपास का जो ये समय है, यहाँ पर लियोनिड मीटियोर शार देखने को चांसेस मिल सकते हैं। और 17 नवंबर को बहुत ज़्यादा ये लियोनिड मीटियोर शार देखने को मिलता है। मीटियोर शार का नज़ारा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये कुछ ज़्यादा हो गए हैं लेकिन कुछ इसी प्रकार से ये नज़ारा देखने को मिल जाता है। तो इसके बारे में आप लोग को ध्यान देना है। अब ये होता कैसे है तो मैं आपको बताता हूं। क्या ये धरती पर गिरते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या धरती को इससे नुकसान है? नहीं। अब आप कहोगे मीटियोर गिरते हैं तो वहां पर काफी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो बिल्कुल ये धरती पर गिर ही नहीं रहे हैं। पहली बात यहां पे मैं आप लोग को बताता हूं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ये एक तरीके से शावर की तरह आप लोग को ये नजर आ रहा है। अब इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक्स क्लियर करने होंगे। मीटियोर, मीटियोरॉइड और मीटियोराइट क्या होता है। देखो यहाँ पर तीन चीजें अलग अलग, एक रॉइड होता है और एक मीटियोर होता है और तीसरा होता है राइट। तीनों एक ही चीज है लेकिन तीनों की जो पोजीशन है, पोजीशन वाइज इनके नाम बदलते हुए चले जाते हैं। अब मान लो जो रॉकी सब्सटेंस है, रॉकी पार्टिकल या कंकड़ का टुकड़ा कह सकते हो, ये हमारे अंतरिक्ष में जब प्रेजेंट रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीटियोरॉइड। ठीक है। अब जब ये नीचे गिरना चालू होता है और हमारे पृथ्वी के, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है तो हम लोग इसको बोलते हैं मीटियोर। अब गिरते गिरते जब पृथ्वी पर कहीं पर भी गिर जाएगा, गिर के रुक गया, तो इसको बोला जाता है मीटियोराइट। तो है ये एक ही चीज, ठीक है। लेकिन यहां पर जब इसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी और उसी बेसिस पर इसके नाम बदलते रहते हैं। और कभी कभी ये बहुत छोटे साइज के होते हैं कि गिरते गिरते यहां पर इनके अंदर आग लगती है क्योंकि बहुत स्पीड से गिरते हैं और फिर उसका ऊपर ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहां पर कभी कभी जो बहुत बड़े साइज के होते हैं वो गिरते गिरते छोटे होते 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 यहां पर हमारी पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा ये क्या होता है। अब आप यहाँ पर एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये वाली, ठीक है। अब क्या हुआ है, ये जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम के अंदर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे सोलर है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, आपको ये देखने को मिलेंगे। तो ये जो मार्स और जुपिटर है इसके बीच में आपको ये बेल्ट दिख रहा होगा। ये किसका बेल्ट है? ये है एस्टेरॉइड का बेल्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको देख पाओगे इसी प्रकार से छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े देखने को मिलेंगे। ज्यादातर एस्टेरॉइड इसी फॉर्म में रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये एस्टेरॉइड ना इस लाइन से भटक जाते हैं। इससे क्या हो गया, मान लो यहाँ पर ये लाइन चलती हुई आ रही है, ये घूम रहे हैं और घूमते घूमते ये वाला बाहर निकल गया। इस प्रकार से बाहर निकल जाते हैं कभी कभी, ठीक है। अब जब बाहर निकलते हैं तो इसके पीछे जो धूल वगैरह है, जो छोटे छोटे और कंकड़ के टुकड़े हैं, वो भी इसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। तो क्या होता है, अब आप कहोगे बाहर निकल गया तो क्या होगा, जब बाहर निकल जाते हैं तो ये अपना दूसरा रास्ता बना लेते हैं। इसका रास्ता बेसिकली कौन सा होना चाहिए? ये वाला रास्ता होना चाहिए था। लेकिन होता क्या, जब ये बाहर निकल जाते हैं तो अपना रास्ता कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। इस ऑर्बिट से कहीं गुना ज्यादा बड़ा ऑर्बिट वो लोग बना लेते हैं, कुछ जो बड़े एस्टेरॉइड्स होते हैं। मैं आप लोग को दिखाता हूं, कुछ इस प्रकार से ये इमेज आप देख पाओगे। मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के समझाता हूं। मान लो यहाँ पर ये सन है,
ठीक है। अब सन के इर्द गिर्द आप कह सकते हो यहाँ पर हम डायरेक्टली अर्थ को लेते हैं, अर्थ यहाँ पर ऑर्बिट कर रहा है। अभी क्या हो रहा था, बीच में जो एस्टेरॉइड है यहाँ से निकला, मान लो यहाँ पर एक एस्टेरॉइड का बेल्ट था, ये वाला बेल्ट बी से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इसमें से एस्टेरॉइड बाहर निकल गया इसमें से, और क्या हुआ, उसने अपना एक खुद का दूसरा ऑर्बिट बना लिया। किस प्रकार से ऑर्बिट बनाया, उसने वो इस प्रकार से ऑर्बिट बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब अर्थ क्या हो रहा है, अर्थ यहाँ पर एक चक्कर मार रही है सन के, और कितने मतलब दिन में मारती है, 365 डेज में। ठीक है, 365 डेज में यहाँ पर अर्थ पूरा एक चक्कर मार रहा है सन के इर्द गिर्द, और इसी के दौरान हमारा एक साल पूरा हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको मालूम होगा, बहुत बेसिक सी बातें हैं। देन उसके बाद जब ये एस्टेरॉइड, जब ये कंकड़ का टुकड़ा इस एस्टेरॉइड बेल्ट से निकलकर इधर अब ये पूरे सोलर सिस्टम में घूम रहा है, इसी प्रकार से घूमता रहता है। पता है इसको एक चक्कर मारने में कितने साल लगते हैं, 33 ईयर्स, बिल्कुल 33 साल लगते हैं इसको एक चक्कर मारने में। और क्या होता है, ये मीटियोर शार भी हम लोग को बड़ी मुश्किल से दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये एस्टेरॉइड कंकड़ का टुकड़ा है, प्लस इसके पीछे छोटे छोटे और भी बहुत सारे कंकड़ के टुकड़ा, धूल वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। तो जब यहाँ पर ये घूमते घूमते आया इस प्रकार से, अब जब आप कह सकते हो यहाँ पर ये घूमते घूमते आ रहा है इस प्रकार से, अब ये यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया, और जो हमारी पृथ्वी है वो भी यहाँ तक पहुँच रही है। पृथ्वी के बिल्कुल करीब में ये एस्टेरॉइड जो है बिल्कुल पृथ्वी के करीब में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार का नज़ारा हमारे पृथ्वी पर देखने को मिलता है, इस प्रकार का नज़ारा। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये अपने ऑर्बिट पर घूम रहे हैं, पृथ्वी अपने ऑर्बिट पर घूम रही है, लेकिन ये आपस में पास में आ चुके हैं। जब ये आपस में पास में आ जाते हैं तो फिर कुछ इस प्रकार का यहाँ पर ये नज़ारा देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया। इसी को बोलते हैं हम लोग मीटियोर शार। ठीक है, ये आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। मीटियोर शार मैंने आप लोगों को बता दिया। अर्थ यहाँ पर एनकाउंटर करता है बहुत सारे मीटियोराइट से एक बार में, यहाँ पर एनकाउंटर करता हुआ नजर आता है, उसको हम लोग मीटियोर शार बोलते हैं। जब ये कॉमेट सन के बिल्कुल क्लोज में आ जाएगा, सन के पास में आ जाएगा, पृथ्वी भी बिल्कुल पास में आ जाती है, तो उस बेसिस पर हम लोग को क्या देखने को मिलता है, ये एक तरीके से मीटियोर शार देखने को मिलता है। ये जो लियोनिड शार है यहाँ पे, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, एक तरीके से कॉमेट से निकला है। यहाँ पर आप कह सकते हो इसको क्या बोला गया है, इसको बोला जाता है 55P टेम्पल टटल। ठीक है, ये आप इसको ये भी बोल सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, बहुत सिंपल से शब्दों में मैंने आप लोग को मीटियोर शार के बारे में पढ़ाया। अगला आर्टिकल सबमरीन वेला के बारे में चर्चा की गई थी। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक स्कॉर्पियन सबमरीन है जिसका नाम है INS वेला। ये जो सबमरीन है इसको प्रोजेक्ट P75 के अंडर में बनाया गया है। अभी इस सबमरीन को भारत की नेवी को प्रोवाइड किया गया, इसी वजह से चर्चा में थी। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की अगर हम बात करें, ये कौन सी होती है, तो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है। मतलब कि यहाँ पर डीजल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और क्या होता है, डीजल से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, उसके बेसिस पर यहाँ पर ये सबमरीन चलती हैं। ठीक है, अब आप कह सकते हो ये पानी में ज़्यादा लंबा समय तक नहीं रह सकती हैं, इनको बार बार ऊपर आना पड़ता है। अब इसी प्रकार से एक दूसरी सबमरीन होती है, वो कौन सी होती है मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको प्रोजेक्ट 75 के बारे में समझना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जो INS वेला सबमरीन है ये प्रोजेक्ट 75 के अंडर में बनाई गई है, और इस सबमरीन को अब भारत की नेवी को प्रोवाइड करवा दिया गया है। प्रोजेक्ट 75 के अंदर 6 सबमरीन्स को बनाया गया था, आपको ध्यान रखना है। एक का नाम है कलवरी क्लास सबमरीन, दूसरी है खंदेरी क्लास सबमरीन, तीसरी है खरंज क्लास सबमरीन, और चौथी हो गई वेला। ये चौथी सबमरीन है वेला, है ना। उसके बाद एक है वगीर, और दूसरी जो मतलब पांचवी वगीर हो गया, और छठी हो गया वक्षीर। तो इस प्रकार से ये 5-6 सबमरीन्स के नाम है जिनको प्रोजेक्ट 75 के अंडर में बनाया गया। इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बता दिया। कलवरी, खंदेरी, और उसके बाद खरंज एक और है, फिर उसके बाद वगीर और वक्षीर। ठीक है, और यहाँ पे चौथा नंबर की जो कौन सी वो है वेला, जिसको अभी यहाँ पर बनाया गया है। सबमरीन एक कन्वेंशनल होती है, एक न्यूक्लियर होती है। कन्वेंशनल कौन सी होती है, जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है, मतलब कि डीजल की मदद से चलती हैं और ज़्यादा लंबे समय तक पानी में नहीं रह सकती। न्यूक्लियर सबमरीन में यहाँ पर आप कह सकते हो न्यूक्लियर के अंदर जो सबमरीन होती है इसके अंदर छोटा सा प्लांट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, और ये जो सबमरीन है ये लंबे समय तक पानी में रह सकती है। ठीक है, भारत के अंदर बहुत सारी नॉन न्यूक्लियर सबमरीन पाई जाती हैं। नॉन न्यूक्लियर सबमरीन बोल रहा हूं मैं, ठीक है। एक कलवरी क्लास की सबमरीन है, कलवरी क्लास की सबमरीन भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर बनाई है। दूसरी शिशुमार क्लास की सबमरीन है, इसको भारत ने जर्मनी के साथ मिलकर बनाया है। तीसरी यहाँ पर सिंधु कोश क्लास सबमरीन है, जिसको यहाँ पर भारत ने रशिया के साथ मिलकर बनाया है। या आप लोग इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था प्रिविलेज मोशन को लेकर। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, कांग्रेस के एक चीफ व्हिप हैं, चीफ व्हिप का मतलब जो पार्टी के एक लीडर हैं वो हैं, तो इन्होंने क्या करा, राज्यसभा के अंदर एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस को बोला गया प्रिविलेज मोशन। और जो यहाँ पर प्रिविलेज मोशन है किसके अगेंस्ट में जारी किया है, एक यूनियन कल्चर मिनिस्टर है, हमारे यूनियन कल्चर मिनिस्टर है रेड्डी साहब, ठीक है। इनके अगेंस्ट में, किशन रेड्डी साहब के अगेंस्ट में ये मोशन जारी किया गया, क्योंकि क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पर ये बोला, मतलब कौन, जो कांग्रेस के चीफ व्हिप हैं जयराम रमेश जी, इन्होंने यहाँ पर बोला कि जो कल्चर मिनिस्टर उन्होंने सही सा स्टेप नहीं उठाया। कल्चर मिनिस्टर ने एक आदमी को अपॉइंट किया है, किसके लिए, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के लिए। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के लिए जिसको भी अपॉइंट किया है ना, वो एलिजिबल नहीं है, उसको
इतनी नॉलेज नहीं है। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के लिए जो भी आदमी आता है तो उसकी क्वालिफिकेशंस इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसको खुद को नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड के अंदर, लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं है तभी उसको अपॉइंट किया गया। इस चीज़ों को देखते हुए जो कांग्रेस की पार्टी है, उनके जो लीडर हैं, चीफ व्हिप हैं जयराम रमेश, इन्होंने प्रिविलेज मोशन को जारी किया था। अब यहाँ पर हमारा मकसद यह है कि हम लोग प्रिविलेज मोशन को समझें, क्योंकि यहाँ पर यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो, प्रिविलेज मोशन की अगर हम बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, एक नोटिस प्रकार का होता है। ठीक है, आपने देखा होगा, मान लो यहाँ पर जैसे हम लोग राज्यसभा के अंदर देखते हैं, राज्यसभा में आप देख पाओगे एक चेयरपर्सन होता है और जो लोकसभा के अंदर एक स्पीकर होता है। तो यहाँ पर जैसे राज्यसभा के अंदर चेयरपर्सन हो गया, राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। राज्यसभा के अंदर आपको सारी पार्टीज देखने को मिलेंगी, जो हमारी एक तरीके से वर्किंग में जो हमारी सरकार है, करंट पार्टी, उसके भी लोग देखने को मिलेंगे, प्लस जो ओपोजिशन पार्टी है उसके लोग भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारा काम राज्यसभा के अंदर किया गया। जो ओपोजिशन पार्टी के, कांग्रेस पार्टी का जो लीडर है जी वो हैं जयराम रमेश, इन्होंने यहाँ पर क्या करा, इस प्रिविलेज मोशन, ये एक नोटिस जारी किया और वाइस प्रेसिडेंट को दिया और बोला कि भाई यहाँ पर जो सरकार चल रही है, इनके अंदर जो कल्चर मिनिस्टर हैं, इन्होंने गलत स्टेप उठाया है। अब यहाँ पर क्या हुआ, राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट ने क्या करा, इसको आगे एक कमेटी को दे दिया। देखो, प्रिविलेज मोशन को आगे एक प्रिविलेज कमेटी भी संभालती है। ठीक है, इस कमेटी की बात करें तो लोकसभा के अंदर भी एक कमेटी होती है और राज्यसभा में भी एक कमेटी होती है। लोकसभा के अंदर ये 15 मेंबर की कमेटी होती है और राज्यसभा के अंदर ये 10 मेंबर की कमेटी होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये कमेटी भी कहती है हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं और ये काम गलत हुआ है, तो उसके बाद यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है ये अगेंस्ट में यहाँ पर स्टेप उठाते हैं, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर बात करें प्रिविलेज को रूल करने की, तो ये अलग अलग बुक के अंदर लिखा हुआ है, मतलब रूल नंबर 222 चैप्टर 20 के अंदर लिखा हुआ है लोकसभा वाली रूल बुक के अंदर, और राज्यसभा की रूल बुक के अंदर चैप्टर 16 के अंदर ये चीज़ें मेंशन्ड है। इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो। उसके बाद एक आर्टिकल डिस्कस किया था, यमुना के अंदर ये काफ़ी गंदगी देखने को मिल रही है, ये जो इस प्रकार से आपको झाग देखने को मिल रहा है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ये झाग एक पोल्यूशन है, तो ये यमुना के अंदर काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आया और ये चीज़ें यहाँ पर एक तरीके से कंसर्न पैदा करती हैं। और इस चीज़ को देखते हुए जो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, इन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो भी यहाँ पर साबुन वगैरह हैं जिनकी क्वालिटी को सही से मेंशन नहीं किया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के थ्रू, तो उन साबुन के ऊपर बैन लगाया जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी हद तक ये खतरनाक आप देख सकते हो झाग बनकर निकल आ रहा है। और जो ये झाग है, जो फोम है ना, बेसिकली ये पूरा टॉक्सिक है, ये जहरीला है। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति इसको कंज्यूम कर लेता है या फिर इसको टच भी कर लेता है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस व्यक्ति के अंदर क्रिएट हो सकती हैं। क्वेश्चन यह है कि सर ये झाग बना कैसे है? ये झाग ऐसे बना है क्योंकि इसके अंदर लगभग 1% तक फोमिंग एजेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट की वजह से यहाँ पर ये झाग बनता हुआ नजर आया है। प्लस उसके बाद बोला गया इस झाग के बनने के पीछे के रीज़न और भी हैं, जो इंडस्ट्री से बहुत गंदगी निकल कर आ रही है, घरों से साबुन और भी बहुत सारा निकल कर आ रहा है, मतलब साबुन क्या, जो कपड़े वपड़े धोए जाते हैं या फिर और भी बहुत सारी गंदगी जो होती है वो निकल कर आती है। उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, आज के टाइम पर ये यमुना के अंदर इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हुआ। यमुना रिवर के बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था। यमुना रिवर जो है एक मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। यमुना रिवर कहाँ से निकलती है, एक तरीके से यमुनोत्री ग्लेशियर से यहाँ पर ये निकलती हुई नजर आती है। आप लोग को यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यमुना रिवर कुछ इस प्रकार से ऊपर से निकलती हुई नजर आती है, न्यू दिल्ली से होते हुए, इधर आगरा से होते हुए, कहाँ पर जो प्रयागराज वाला रीजन है, प्रयागराज में जो संगम वाला रीजन है वहाँ पर गंगा बहती है, तो वहाँ पर क्या होता है, ये यमुना रिवर जाकर उस गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। यमुना रिवर की जो पूरी लेंथ है वो लगभग 1376 किलोमीटर की है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, वो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी आपको इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेंगी। ये आप देख पाओगे, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब सहायक नदियां हैं यमुना की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कशन किया था हमने एमपी लेड स्कीम के बारे में। तो अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि जो एमपी लेड स्कीम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसको वापस से रिस्टोर किया जाएगा। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि एमपी लेड स्कीम को बीच में रोक दिया गया था कोविड-19 की वजह से। अभी क्या हुआ, देखो एमपी लेड स्कीम में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उससे पहले आपको समझना होगा, जो ये एमपी लेड स्कीम है ये एक केंद्र सरकारी स्कीम है। इसको लाया गया था 1993 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ताकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं इनको कुछ पैसा प्रोवाइड किया जाए और वो जो पैसा है वो एमपीज क्या करें, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट के ऊपर लगा दें, वहां पर जो एरियाज है उनके डेवलपमेंट के ऊपर ये पैसा लगाया जा सके। अब इसके इंप्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें, जो ये एमपी लेड स्कीम है, देखो इसका मेन काम मैंने आपको बताया क्या होता है। इसके अंदर जो फंक्शंस हैं पहले मैं आपको बताता हूं। ये देखो पहले क्या हुआ करता था एमपी लेड स्कीम के अंडर में, कोरोना के पहले, मतलब कोरोना वायरस आने से पहले एमपीज को क्या करा जाता था, साल में 5 करोड़ रुपए दिए जाते थे और वो 5 करोड़ डेवलपमेंट्स के ऊपर लगाए जाने के लिए पैसे दिए जाते थे। ठीक है, जो भी यहाँ पर राज्यसभा के एमपीज हैं, लोकसभा के यहाँ पर आप देख पाओगे, ये सब अपने एरिया में, अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या करें, ये पैसा लगाकर डेवलपमेंट करें। लेकिन अभी क्या हुआ,
इसको रोक दिया गया। ठीक है, अभी पैसे को रोक दिया गया था, कोविड-19 की वजह से फंडिंग को रोका गया, बोला कि पहले हम लोग सरकार को पैसे की ज़रूरत है। अब उसके बाद वापस से इस स्कीम को रिस्टोर किया गया है और बोला कि एमपीज़ को वापस से पैसा दिया जाएगा, लेकिन 5 करोड़ नहीं मिलेगा। अभी शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ रुपए दिया जाएगा, ताकि जो मेन चीज़ें हैं जैसे कि ऑनलाइन स्मार्टफोन्स वगैरह इन सब चीज़ों के ऊपर काम किया जा सके। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था जनजातीय गौरव दिवस के बारे में। अभी हाल ही में 15 नवंबर को हमने जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर इसको सेलिब्रेट किया है, और जनजातीय गौरव दिवस यहाँ पर सेलिब्रेट करने वाले हैं हम लोग हर साल 15 नवंबर को सेलिब्रेट करेंगे, ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो बहुत सारे ट्राइबल पीपल्स हैं, ठीक है, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर हैं, ठीक है, उनको हम लोग याद कर सकें। क्योंकि आज के टाइम पर आप देख पाओगे बहुत सारे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जैसे कि भगवान बिरसा मुंडा हैं, और भगवान बिरसा मुंडा का जो बर्थ एनिवर्सरी है वो भी 15 नवंबर को ही होती है। यहाँ पर क्या है ना, इनको हम लोग याद कर सके, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है एक तरीके से फ्रीडम के। अगर हम बात करें जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तब भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इनको याद करने के लिए यहाँ पर भी एक म्यूजियम भी बनाया गया है। लगभग 10 जगह पर ये म्यूजियम बनाया जा रहा है। आप लोगों को इसको बारे में मालूम होना चाहिए। बिरसा मुंडा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो भगवान बिरसा मुंडा है, इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 में। ये मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए थे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में। उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट में यहाँ पर एक और व्यक्ति निकल कर आए थे, जिनका नाम था शहीद वीर नारायण सिंह जी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये भी एक बहुत ज़्यादा आन शान है छत्तीसगढ़ की। इन्होंने भी क्या करा था, एक समय था 1856 के आसपास, जब भुखमरी चल रही थी, तब इन्होंने जो एक तरीके से गोदाम होते हैं उसके जो हमारा जो क्रॉप्स होते हैं उनके जो गोदाम वगैरह देखने को मिलते हैं, जो अनाज के गोदाम है, ठीक है, तो क्या हुआ, उस अनाज को लूटने के बाद इन्होंने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट किया था लोगों के अंदर। उसी प्रकार से यहाँ पर एक और व्यक्ति चर्चा में रहते हैं कि ये भी यहाँ पर, इनका नाम है श्री अलूरी सीताराम रजू जी। ठीक है, इनका भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है, इन्होंने भी यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के केस में काफ़ी कुछ चलाया है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक व्यक्ति और हैं, यहाँ पर रानी गेदिनल्यू हैं, इनका भी यहाँ पर इसी प्रकार से रोल रहा है। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स वगैरह चलाए थे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था, आरबीआई ने अभी रिटेल डायरेक्ट स्कीम को लॉन्च किया है। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस डायरेक्ट स्कीम को लॉन्च किया है। देखो, इसका मेन मकसद यह है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो छोटे छोटे स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, अब उनको यहाँ पर पावर मिल चुकी है कि वो डायरेक्टली आरबीआई के साथ एक अकाउंट खुलवा सकते हैं, और उस अकाउंट को बोलते हैं हम लोग गिल्ट अकाउंट। ठीक है, क्या, गिल्ट अकाउंट। गिल्ट अकाउंट के अंदर क्या होगा, कोई भी पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग सरकार की सिक्योरिटीज लोगे, आप सरकार को पैसा दे रहे हो, सरकार बदले में आपको एक सिक्योरिटी दे रही है कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपका पैसा बचा रहेगा, और यहाँ पर जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट वगैरह है उसके हिसाब से आपको पैसा ब्याज में मिलता रहेगा। तो मेन मकसद क्या है, यहाँ पर जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पर इस स्कीम के अंदर लेकर आना। इसी वजह से यहाँ पर इस रिटेल डायरेक्ट स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसका मेन मकसद मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। ठीक है, उसका बाद इसका स्कोप भी यहाँ पर बोला जा रहा है काफ़ी लंबा है। हम लोग देख सकते हैं कि आने वाले टाइम पर इन्वेस्टमेंट काफ़ी तेजी से बढ़ सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, गवर्नमेंट एक आपको पर्चा दे रही है, ट्रेड इंस्ट्रूमेंट है, एक व्यापार के लिए इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर दिया गया है। आपको पैसा एक तरीके से आपका जो भी पैसा आपने सरकार को प्रोवाइड किया है, वो आपका पैसा कहीं नहीं डूबेगा, आपको उसके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है। ठीक है, जिस प्रकार से बॉन्ड होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर उनको सिक्योरिटी कहते हैं बेसिकली। अब जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो छोटे समय के लिए होते हैं, 91 दिन, 182 डेज, एक साल के लिए, लेकिन जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं वो लंबे समय के लिए होते हैं। ठीक है, 8-8 साल के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था, चाइना ने अभी एक वॉरशिप एक्सपोर्ट किया है पाकिस्तान को। तो हाल ही में चाइना ने यहाँ पर एक वॉरशिप जो दिया है उसका नाम है पीएनएस तुगरिल। ये मैंने आपसे पूछा भी था क्वेश्चन। ठीक है, जो ये तुगरिल है, अब ये यहाँ पर क्या करेगा, पाकिस्तान की नेवी को एक तरीके से आप कह सकते हो पावर थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ाने वाला है यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वेपन्स देखने को मिलेंगे, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, सभी मिसाइल्स यहाँ पर लगाई गई हैं, जिससे यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी को पोटेंशियल मिलेगा। क्या भारत के लिए कंसर्न वाली बात है? बिल्कुल भारत के लिए चिंता वाली बात है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान दोनों के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, और इनफैक्ट ये हमारे बॉर्डर के लिए काफ़ी बड़ा डिस्प्यूट है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी है, क्या भारत कमजोर है? तो बिल्कुल नहीं, भारत के पास भी आप देख पाओगे आज के टाइम पर बहुत सारे कंट्री का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चाइना का एक और आप रूल ये देख सकते हो, चाइना ने यहाँ पर एक तरीके से पूरी माला जप दी है हमारे आसपास। यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना चारों तरफ से हम लोग को घेर लिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया का मैप है, इधर से यहाँ पर सीपैक वाला चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकाला गया, उधर से बाद यहाँ पर जो इंडियन ओशन में बहुत सारी कंट्रीज है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया। श्रीलंका के अंदर हम्बनतोता पोर्ट को खरीदा, उसके बाद इधर म्यांमार में, बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट किया, म्यांमार में इन्वेस्टमेंट किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख पाओगे चाइना ने एक माला सी बुन दी है हमारे कंट्री के इर्द गिर्द पर। ठीक है, तो अपने आप एक कंसर्न वाली बात है। लेकिन यहाँ पर क्या भारत कमजोर है? बिल्कुल भारत कमजोर नहीं है, क्योंकि भारत ने यहाँ पर अपने रिलेशन को यूएस, फ्रांस, रशिया इन जैसी कंट्रीज से काफ़ी अच्छे कर रखे हैं, जो कि डेफिनेटली हमारी हेल्प करेंगे।
प्लस उसके बाद हम एक क्वाड ग्रुप को भी चला रहे हैं। क्वाड ग्रुप के बारे में आपको मालूम होगा, 4 कंट्रीज है इसके अंदर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। और इन चारों कंट्रीज का मिलकर मेन फोकस ये है कि हम लोग चाइना के जो भी एग्रेशन है इंडियन ओशन में उसको रोक सकें। प्लस यहाँ पर ये जो हमारा क्वाड ग्रुप है ये मालाबार एक्सरसाइज वगैरह को भी कंडक्ट करता है, ये आपको मालूम होगा। प्लस आज के टाइम पर भारत के पास बहुत सारे सबमरीन्स ऑलरेडी हैं, बहुत सारी वॉरशिप्स ऑलरेडी हैं। आप देख पाओगे, अगर हम बात करें तो भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन की बात करें तो आईएनएस अरिहंत आज के टाइम पर भारत ने खुद बनाया है। अरिहंत जो क्लास 2 वाली है ये भी बन रही है अभी 2024 तक, ये वाली पनडुब्बी भी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये वाली सबमरीन के बारे में अभी आप लोगों को बताया, भारत के पास बहुत सारी और भी नॉन न्यूक्लियर सबमरीन है। प्लस एयरक्राफ्ट कैरियर भी भारत के पास है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, बड़े बड़े यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं जिनके ऊपर हम लोग एयरक्राफ्ट को कैरी करके ले जा सकते हैं, बड़े बड़े साइज में होते हैं। तो एक आईएनएस विक्रांदित्य भारत के पास ऑलरेडी है, और दूसरा जो है आईएनएस विक्रांत, इसने भी यहाँ पर सक्सेसफुली अपने ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है। अब क्या होगा, अब हमारे पास एक तरीका से आप कह सकते हो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स बिल्कुल तैयार हैं, और अब यहाँ पर भारत की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी है। प्लस भारत को दूसरी कंट्री से भी सपोर्ट मिलता है। भारत का इन्वेस्टमेंट म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंडमान निकोबार, डियागो गार्सिया, श्रीलंका, रियूनियन आइलैंड, इन सभी जगह पर देखने को मिलेगा। तो कंट्रीज़ का काफ़ी बड़ा सपोर्ट है भारत के पीछे, तो भारत को यहाँ पर कंसर्न करने वाली बात ज़्यादा रहनी नहीं है। उसके बाद अगला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, यूएस के अंदर महंगाई बढ़ी है, इससे भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो यूएस के अंदर जो महंगाई है वो 6.2% से ज़्यादा इंक्रीज हो गई। भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। पहले हम लोग महंगाई के बारे में समझ लेते हैं। देखो, जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, यानी कि जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके दाम बढ़ जाना, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। इंडिया के अंदर बात करें, जो इन्फ्लेशन है उसको 2 चीज़ों के थ्रू मेजर किया जाता है, एक होता है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब है जो थोक के लेवल पर सामान मिल रहा है, जो बल्क में सामान मिल रहा है, उसके प्राइसेस जो ऊपर नीचे हो रहे हैं उनको मेजर किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि आप लोग और हम लोग यहाँ पर मिलकर, मैं और आप जो भी हम अपने कंजम्पशन के लिए परचेज कर रहे हैं सामान को, ठीक है, छोटा मोटा जो सामान परचेज कर रहे हैं उसके दाम के अंदर जो उतार चढ़ाव होता है वो इन्फ्लेशन के तौर पर मेजर किया जाता है। तो 2 चीज़ें हैं, WPI और CPI के तौर पर इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। प्लस उसके बाद यहाँ पर इंडिया ने अगर हम बात करें तो एक चीज़ अडॉप्ट कर रखी है कि हम लोग इन्फ्लेशन को 4+-2 की कैटेगरी में लेकर चलेंगे। मतलब भारत के अंदर जो महंगाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6% होनी चाहिए और कम से कम 2% होनी चाहिए। इससे यहाँ पर ज़्यादा कम ना हो तो ही ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। उसके बाद हमने डिस्कस किया अभी यूएस के अंदर इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा, क्योंकि इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ा क्योंकि वहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई है उसका पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो पूरा गड़बड़ा गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको मालूम होगा महंगाई क्यों बढ़ती है, जब मान लो कोई प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है, उसकी डिमांड बढ़ गई है और उसका प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, तो सप्लाई है नहीं, डिमांड बढ़ रही है, तो उसकी वजह से दाम बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पाओगे इन्फ्लेशन काम करता हुआ नजर आता है। यूएस का जो इन्फ्लेशन वो भारत के ऊपर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर भारत काफ़ी हद तक व्यापार करता है यूएस के साथ में, ठीक है, तो क्या होगा, व्यापार के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हम लोगों की जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी हद तक महंगी बिकेगी, जिसकी वजह से इंडिया को भी काफ़ी हद तक लॉस होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि क्लाइमेट चेंज और लोकस्ट इन्फेस्टेशन के बारे में। जो लोकस्ट है यहाँ पे जो आप देख पाओगे, ये जो इस प्रकार से लोकस्ट है, ठीक है, इसका अटैक बहुत बड़ा देखने को मिला था, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा साल 2020 में काफ़ी हद तक नुकसान किया है लोकस्ट ने। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो ये लोकस्ट है बेसिकली यहाँ पर इसका साइंटिफिक नेम है सिस्टोक्सरा ग्रेगारिया, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना। लोकस्ट की बात करें तो बहुत खतरनाक है, ये सारी फसलें खा जाता है अगर इसके रास्ते में कुछ भी आ गया तो। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ ये भी है कि हर दिन यहाँ पर 150 किलोमीटर तक ये ट्रैवल कर सकता है, जो भी रास्ते में इसका हरी भरी चीज़ आ गई वो खा जाता है। इस प्रकार से लोकस्ट का अटैक यहाँ पर देखने को मिला था। आपको कुछ पिक्चर से नजर आ रही होंगी, दूसरी पिक्चर आप देख सकते हो, ये तीसरी पिक्चर आप देख सकते हो, पेड़ को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लोकस्ट खा जाते हैं। ये पिक्चर भी आप देख सकते हो, पेड़ पर पूरी तरह से लोकस्ट भरे पड़े हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारी चीज़ों को डैमेज करते हुए ये नजर आते हैं। तो हुआ क्या है, यहाँ पर बोला है कि क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इंपैक्ट है लोकस्ट के ऊपर, वो क्या है आगे आपको बताऊंगा। बट उससे पहले बात करते हैं लोकस्ट के बारे में। हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, उसके बाद वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया कि लोकस्ट ने काफ़ी हद तक बर्बादी करी है। अगर हम बात करें अफ्रीका और यमन की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर साल 2020 के अंदर $8.5 बिलियन तक का नुकसान किया है, क्योंकि सारे फसलें खा गई, जिसकी वजह से एक तो फूड इनसिक्योरिटी भी क्रिएट हो गई है, लोगों को खाना भी नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार की चीज़ें लोकस्ट ने क्रिएट करी हैं। अगर हम बात करें लोकस्ट की अफेक्टेड एरिया कौन कौन से, तो इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इन सभी जगह पर सबसे ज़्यादा लोकस्ट अटैक हम लोग को देखने को मिलता है। क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट क्या है कि हम लोग ये देखते हैं कि देखो साइक्लोन्स वगैरह काफ़ी सारे आते हैं। अगर आप लोग ये वाला रीजन देखोगे, ये अरेबियन सी हो गया, ठीक है, यहाँ पर साइक्लोन आए बहुत सारे, अभी बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर भी साइक्लोन आते रहते हैं। अब साइक्लोन आते हैं तो यहाँ पर इस वाले एरिया को हिट करते हैं, इस वाले एरिया को हिट करते हैं, तो हवा बहुत तेज़ी से यहाँ पर जाती है। अब जहाँ पर हवा जाती है वहीं पर ये लोकस्ट भी भागते हैं, वहाँ पर भी आप कह सकते हो हवा के पीछे पीछे, हवा के फ्लो के साथ ही भागते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर बोला जा रहा है कि लोकस्ट की वजह से, जो लोकस्ट का कंसर्न है या कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है।
उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था, अभी एक छठा एडिशन हुआ है शक्ति 2021 का। तो छठा एडिशन यहाँ पर जो ये एक्सरसाइज है, ये इंडो और फ्रांस के बीच, मतलब इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज हुई है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहली चीज़, ये एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट की गई है? फ्रेजू फ्रांस के अंदर कंडक्ट की गई है। यहाँ पर क्या है, इसका मेन फोकस है कि हम लोग क्या कर सकें, काउंटर टेररिज्म को टैकल कर सकें, मतलब कि जो टेररिज्म आतंकवाद है उससे लड़ सकें, ये मेन फोकस रखा गया इस एक्सरसाइज के अंदर। इस एक्सरसाइज की शुरुआत 2011 में हो चुकी थी। कभी यहाँ पर इंडिया में होती है, कभी फ्रांस में होती है। 2019 की जो एक्सरसाइज है वो भारत के राजस्थान में हुई थी। नाउ अब 2021 वाली वो फ्रांस में हो रही है। प्लस इंडिया और फ्रांस के बीच में और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। एक होती है वरुण, ये जो वरुण एक्सरसाइज है ये इंडिया फ्रांस की नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। और उसका एक होती है डेजर्ट नाइट 21, ठीक है। उसके बाद एक होती है शक्ति, ये दोनों की कंट्री की आर्मी एक्सरसाइज है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। फ्रांस के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। प्लस उसके बाद और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं इंडिया और फ्रांस के बीच में, जैसे कि गरुड़ शक्ति होती है, ये दोनों कंट्रीज़ का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिलती है। उसके बाद मित्र शक्ति होती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। उसके बाद हरिमऊ शक्ति होती है, अलग अलग कंट्रीज़ है, आप देख पाओगे, सॉरी अलग अलग एक्सरसाइज है। मित्र शक्ति यहाँ पर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका की। और जो हरिमऊ शक्ति है ये इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है। और गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। इंडिया और फ्रांस की जो एक्सरसाइज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं थोड़ा स्पीड से बोलकर चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। ओके, आई होप आप चीज़ों को पकड़ पा रहे होंगे क्योंकि आप लोग पहले से इन चीज़ों को पढ़ चुके हो। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने चर्चा की थी डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, 7 दिन का एक कल्चर फेस्टिवल मनाया गया नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। और इस आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया देखने को मिलेगा। इसके अंदर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, शिलोंग, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे स्टेट आपको देखने को मिलते हैं। मेघालय भी है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अगर आप पार देखोगे, इस पार देखोगे तो इधर बांग्लादेश, म्यांमार और भी बहुत सारी ईस्टर्न कंट्रीज आती हैं जहां से हमारा कांटेक्ट होता है। और हम लोग ये जो कांटेक्ट है ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के थ्रू ही करते हैं। आज के टाइम पर मैंने आपको बताया आसियान कंट्रीज देखने को मिलती हैं। आसियान कंट्रीज कौन सी हैं? 10 कंट्रीज हैं, ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, कंबोडिया, सिंगापुर। ये सारी कंट्रीज कहाँ हैं? ये सारी कंट्रीज आपको इस वाले एरिया में देखने को मिलेंगी। और नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन ये वाला है, तो भारत के लिए ये वाला रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं। इसके माध्यम से हम लोग इस कंट्री से सबसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप देख पाओगे भारत आज के टाइम पर बहुत सारे इनिशिएटिव चलाता है। भारत ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रखा है जिसका नाम है कालाधन मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट क्या है? तो आप देख पाओगे भारत कोलकाता से ये प्रोजेक्ट निकलता है, एक सी के माध्यम से हमने कनेक्ट कर रखा है इस वाले एरिया को, म्यांमार को कनेक्ट कर रखा है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट ये है, दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पर ये है BCIM, मतलब बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार। तो आप देख पाओगे एक प्रोजेक्ट और भारत की तरफ से निकल रहा है। मतलब जो भारत, अगर हम बात करें भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकल रहे हैं जो कि बाकी सारी दुनिया को कनेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से भारत के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बहुत इंपॉर्टेंट एरिया देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था बेलारूस और पोलैंड के क्राइसिस के बारे में। हाल ही में बेलारूस और रशिया के बीच में यहाँ पर बेलारूस और पोलैंड के बीच में काफ़ी बड़े क्राइसिस देखने को मिले। कुछ ये बॉर्डर आप देख पा रहे होंगे, ये जो बॉर्डर है ये बेलारूस और रशिया के बीच का बॉर्डर है। अब जो बेलारूस कंट्री है, बेलारूस की तरफ से आप देख पाओगे बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये यहाँ पर एक तरीके से तैयार हैं इसको तोड़ने के लिए, बॉर्डर को तोड़ने में लगे पड़े हैं। और यहाँ पर इनकी मांग है कि हम लोगों को यूरोपियन यूनियन के अंदर एंट्री मिल जाए। लेकिन यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है, खासकर पोलैंड है, वो यहाँ पर इन लोगों को एंट्री नहीं दे रहा है। और यहाँ पर बोल रहा है कि बेलारूस इस चीज़ को रोक सकता है। बेलारूस जानबूझ के यहाँ पर लोग को कह रहा है कि जाओ और वहाँ पर मांग करो अपनी, ठीक है। बेलारूस और पोलैंड के बीच में ये वाला बॉर्डर एरिया पे यहाँ पर बातचीत हो रही है। यहीं पर लोग खड़े हुए हैं, पोलैंड के अंदर एंट्री मांग रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के अंदर एंट्री मांग रहे हैं, क्योंकि पोलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 नेशंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बेलारूस और रशिया दोनों आपस में दोस्त हैं। रशिया यहाँ पर बेलारूस को सपोर्ट भी कर रहा है, बार बार यहाँ पर कह रहा है कि हाँ बेलारूस की कोई गलती नहीं है। यहाँ पर जितने भी क्राइसिस हुए हैं, जो भी माइग्रेंट वर्कर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स मांग रहे हैं कि हम लोगों को यूरोपियन यूनियन के अंदर एंट्री चाहिए, वो सारे माइग्रेंट वर्कर्स बहुत सारे अलग अलग देश से बिलोंग करते हैं, जैसे कि यमन और इन सारी कंट्री से बिलोंग करते हैं जहां पर बहुत सारे विवाद हुए हैं, जहां पर बहुत सारी वॉर हुई हैं, ठीक है। तो आप लोग यहां पर ये देख पाओगे। और साथ ही साथ बेलारूस पहले भी काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि बेलारूस के जो यहां पर प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पहले भी बहुत सारे उल्टे सीधे काम कर रखा है। क्योंकि अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक काम ये कर रखा है कि जब से क्या हुआ है, बेलारूस कंट्री अलग हुआ है, ठीक है, तब से यहाँ पर क्या हुआ है कि लुकाशेंको राज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लुकाशेंको के एक अपोजिशन में एक व्यक्ति, एक यूट्यूबर, एक एक्टिविस्ट आपको देखने को मिलेंगे, रोमन प्रोटेस्विच, ये एक अपोजिशन में खड़े हुए थे। लेकिन क्या हुआ, इनको भी अरेस्ट वगैरह कर लिया गया था। तो बेलारूस अपने आप में काफ़ी बड़ा एक तरीके से कंसर्न पैदा करने वाली कंट्री आपको देखने को मिलेगा। करंट क्राइसिस क्या है मैंने आपको बता दिया। पोलैंड के ऊपर जो बेलारूस और पोलैंड के बीच में बॉर्डर है, वहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में लगातार डिस्प्यूट जारी है। और रशिया बेलारूस को लगातार सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि रशिया और बेलारूस का
रिलेशन अपने आप में बहुत पुराने हैं, ठीक है। और इनफैक्ट बहुत से रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि रशिया के अंदर ही बेलारूस भी मिल सकता है आने वाले टाइम पर, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यूरोपियन यूनियन बोल रहा है कि भाई देखो बेलारूस इसको रोक सकता है, लेकिन बेलारूस इसको रोक नहीं रहा है, बेलारूस को इसको रोकना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये यहाँ पर बताया गया है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था, एक नई बॉडी बनाने की चर्चा की गई है जिस बॉडी का नाम है नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर अथॉरिटी। इस बॉडी का मेन काम क्या है, जो 2 रिवर्स होंगी उसको मिलाएगा, और 2 रिवर्स को मिलाने से काफ़ी अच्छा एक तरीके से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हो इस आइडिया का जो ओरिजिन है, इस आइडिया को पैदा किसने किया था, एक ब्रिटिशर से यहाँ पर जिनका नाम है सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन का इमेज ये देखने को मिलेगा, इन्होंने यहाँ पर गंगा और कावेरी को मिलाने की चर्चा की थी। क्या होगा, नीरा ये जो बॉडी है पूरी तरह से ये एक अम्ब्रेला बॉडी की तरह काम करेगी। यहाँ पर मेन काम इसका यही रहेगा कि जो रिवर्स है उनको आपस में मर्ज किया जा सके। 2 रिवर्स को मर्ज करने के लिए भारत के अंदर बहुत सारे पहले से ही प्रोजेक्ट चलते हैं, आपको मालूम होगा। एक तो केन बेतवा लिंक के बारे में आपने सुना होगा, उसके बाद महानदी गोदावरी और भी बहुत सारी रिवर्स को लिंक कर जाएगा। अब क्या होगा, जब हम 2 रिवर्स को लिंक कर देंगे तो इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा, सबसे पहली बात, जो रीजनल इम्बैलेंस है वो कम होगा। मतलब क्या है कि मान लो देखो एक जगह पर पानी काफ़ी ज़्यादा है, सरप्लस वाटर है, और एक जगह पे सूखा पड़ा हुआ है। अब आप मतलब एक जगह पानी बहुत कम है तो आपने दोनों रिवर को कनेक्ट कर दिया, दोनों रिवर को एक नाला खोद के इनको दोनों को जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद यहाँ से जो सरप्लस पानी है वो निकाल कर यहाँ पे पहुँचा दिया, यहाँ पे लेवल बढ़ा दिया, तो आप कह सकते हो कि दोनों तरफ पानी इक्वल पहुँच गया। तो इससे काफ़ी कुछ फायदा हो सकता है। अब जब पानी पहुँच गया सूखे वाली जगह पर तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल सकता है, प्लस जो वाटर डिस्ट्रेस की सिचुएशन थी, कहीं पर सूखा पड़ा है वहाँ पर पानी मिल जाएगा, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। देखो भाई, आप इकोनॉमी से आप एनवायरमेंट से खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि आप क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग यहाँ पर एक अगेंस्ट में स्टेप उठा रहे हो, तो एक खिलवाड़ भी बहुत बड़ा है। प्लस उसके बाद पैसा भी बहुत लगेगा, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं लगेगा। नाले की खुदाई करने में पैसा काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है, प्लस और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगाओगे तो पैसा बहुत लगेगा। तो 2 रिवर्स को जोड़ने की चर्चा की जाती है, उसको देखने के लिए यहाँ पर नीरा बॉडी बनाई गई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार का प्रोजेक्ट हमारे पास पहले भी है, केन बेतवा रिवर को जो जोड़ता है। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख पाओगे, ऐसे नाले की खुदाई कर दी जाएगी और 2 रिवर्स को जोड़ दिया जाएगा। इससे काफ़ी कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं। उसके बाद आरबीआई ने भी एक स्कीम को लॉन्च किया जिसका नाम है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। बहुत सिंपल सा है ये स्कीम, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में समझाया था कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं सरकार के लिए, और सरकार वहाँ पर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगी। लेकिन ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर क्या है कि जो छोटे मोटे बैंक होते हैं जैसे कि HDFC, SBI, इन सब ये जो बैंक हैं इसके अंदर हम लोग, आप हो, मैं हूँ, हम लोग का अकाउंट खुला हुआ है। अगर हम लोग को यहाँ पे बैंक से कोई परेशानी होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस परेशानी को आरबीआई के पास पहुँचा सकते हैं। और आरबीआई के पास पहुँचाने के लिए एक ओम्बड्समैन होगा, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा, जहां पर आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हो, और ये कंप्लेंट आपकी सुनेगा और उसका आरबीआई तक पहुंचाएगा, और आरबीआई फिर उस बैंक के अगेंस्ट में स्टेप उठाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस ओम्बड्समैन स्कीम का। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। तो ओम्बड्समैन स्कीम का अगर ये जो कॉन्सेप्ट है क्या पहले भी नहीं था, बिल्कुल पहले था। 2006, 2018, 2019 में अलग अलग स्कीम्स लेकर आई गई हैं, लेकिन क्या हुआ, हमने अब की बार इन तीनों स्कीम को मर्ज कर दिया है, मिला दिया है। अब क्या हमारे पास एक ही स्कीम होने वाली है जो कि क्या करेगा, अगर आप कोई बैंक से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फटाफट यहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो इस ओम्बड्समैन के पास में, और ये जो कंप्लेंट है फिर आरबीआई तक पहुंचेगी, और आरबीआई यहाँ पर एक स्टेप उठाएगा और स्टेप उठाकर यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व करने में मदद करेगा, ठीक है। एक आपको टोल नंबर मिल जाएगा, मल्टीलिंगुअल टोल नंबर होगा जो हर एक भाषा में होगा, और यहाँ पर उस टोल नंबर की मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, इस कॉन्टैक्ट को आगे जारी कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था नोरो वायरस के बारे में। जो नोरो वायरस है, आपने इन्फ्लुएंजा वायरस सुना होगा, कोरोना वायरस सुना होगा। नोरो वायरस क्या होता है, नोरो वायरस हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, इस वाले एरिया को, ठीक है, इस वाले एरिया को अफेक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नोरो वायरस, ठीक है। हाल ही में चर्चा में था क्योंकि केरला के अंदर बहुत सारे केसेस नोरो वायरस के निकल कर आए। नोरो वायरस जो क्या होता है, वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस होता है, मतलब कि यहाँ पर जो आपकी इंटेस्टाइन होती है इसको बुरी तरह से अफेक्ट करता है। इसके अंदर जो वायरस होता है उसको हम लोग नोरो वायरस कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देखना है। उसके बाद आपके स्टमक से रिगार्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, पेट में दर्द होता है, प्लस उसके बाद वॉमिटिंग यानी उल्टी जैसा लगता है, डायरिया वगैरह देखने को मिलता है। जो नोरो वायरस इसको सबसे पहली बार 1929 में पाया गया था। इसको विंटर वॉमिटिंग डिजीज पहले बोला जाता था। ये पहली बार नॉर्वॉक ओहियो के अंदर निकला था ये वायरस, तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग गंदा पानी पी लेते हैं, गंदा खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से नोरो वायरस होने के पूरे चांसेस देखने को मिलते हैं। क्या ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है? बिल्कुल फैल सकता है। तो आपको यहाँ पर एक व्यक्ति से डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना होगा। प्लस उसके बाद किस किस को सबसे ज़्यादा हो सकता है, तो बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा है इस वायरस से, प्लस जो बूढ़े लोग हैं उनको खतरा है, प्लस ऐसे लोग जिनको पहले से बहुत बीमारी है, डायबिटीज़ वगैरह टाइप की, उनको भी काफ़ी बड़ा खतरा इस वायरस से देखने को मिलेगा। लक्षण क्या है इसके, तो लक्षण के अंदर डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग है, पेट में दर्द है, और भी इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, आप सिर्फ डायरिया वगैरह की, वॉमिटिंग वगैरह की दवाई खाकर सही हो सकते हो। भारत के अंदर बहुत सारे केसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसके, तो यहाँ पर क्या है कि इन चीज़ों के रिगार्डिंग आपको एक प्रोटेक्शन चाहिए होगी। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल चर्चा में
था कि सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा दिया गया। खासकर सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर जो डायरेक्टर होता है, एक मेन इंसान होता है, उसके टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया है। पहले टाइम पीरियड 2 साल का हुआ करता था, नाउ अब वो 5 साल तक अपनी पोस्ट पर सर्व करने वाले हैं। तो सीबीआई क्या होता है, आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। सीबीआई को बनाया गया था 1963 में एक रिजोल्यूशन के थ्रू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जारी किया था। सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंडर में आता है, आपको ध्यान रखना है। और सीबीआई बॉडी बेसिकली यहाँ पर मेन काम करती है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरह, जांच पड़ताल करती है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सीबीआई कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। अब इसके बाद जो भी पावर आती है ना, वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू आती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीबीआई के अंदर एक डायरेक्टर होता है, इसी डायरेक्टर के बारे में चर्चा की गई थी। इस डायरेक्टर को पहले 2 साल तक टर्म दिया गया था कि 2 साल तक सर्व कर सकता है, लेकिन अब यहाँ पर 5 साल तक यहाँ पर इनको टर्म दे दिया गया है। उसी प्रकार से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इनका भी जो एक डायरेक्टर होता है, बेसिकली उसी डायरेक्टर के बारे में चर्चा की गई है। उसको भी पहले 2 साल तक टर्म मिलता था, लेकिन अब उसको अभी भी टर्म बढ़ाकर 5 साल तक कर दिया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें तो इसका मेन काम होता है क्या काम करना, जो एक तरीके से पैसे के संबंधित बहुत सारे जो क्राइम्स देखने को मिलता है उनको रोकने का ये काम करता है, इकोनॉमिक क्राइम्स को रोकने का काम करता है। प्लस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अगर हम बात करें तो 1 मई 1956 में इसको एक तरीके से बनाया गया था। पहले इसको एनफोर्समेंट यूनिट बोला जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया है। फिर उसके बाद एक बटरफ्लाई मिलती है जो कि काफ़ी चर्चा में रहती है, जिसका नाम है केसर ए हिंद बटरफ्लाई। इसको अरुणाचल प्रदेश की एक तरीके से हमने यहाँ पर स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बटरफ्लाई है केसर ए हिंद बटरफ्लाई, ये आपको ध्यान रखना है, रंग बिरंगी से बटरफ्लाई है। इसका साइंटिफिक नेम है टेनोपाल्पस इम्पेरिलिस, और इसका जो हैबिटेट है यहाँ पर आप कह सकते हो ये ज़्यादातर कहाँ पे पाई जाती है, वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयाज में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ये ग्रीन वाला एरिया है ये वेस्टर्न हिमालय है, और जो ये स्किन वाला एरिया है इधर ईस्टर्न हिमालयाज है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये बटरफ्लाई पाई जाती है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। प्लस दुनिया भर में और भी कंट्रीज़ में बटरफ्लाई पाई जाती है, जैसे कि नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम के अंदर। उसके बाद ये बटरफ्लाई मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। फिर मैंने आपको समझाया था बटरफ्लाई जन्म कैसे लेती है, बटरफ्लाई बनती कैसे है। तो एक बटरफ्लाई कैसे बनती है उसके पीछे का रीज़न होता है, मान लो एक बटरफ्लाई, एक तितली है, वो अंडा देती है पेड़ के ऊपर, पत्ते के ऊपर जब अंडा देती है तो यहाँ पर क्या होता है, वो अंडा टूटकर उसमें से कैटरपिलर निकलता है। कैटरपिलर निकलने के बाद उस पत्ते को खाता है, पत्ते को खाते खाते कुछ दिन बाद 10-15 दिन में बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद अपने आप को पेड़ से चिपका लेता है, चिपकाने के बाद अपने आप को पूपा में बदल लेता है, और पूपा में बदलने के बाद वो पूपा टूटकर उसमें से एक बटरफ्लाई निकलती है, फिर उसके बाद वो एडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है। इस प्रकार से पूरा प्रोसेस होता है, मैंने आपको समझाया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमने चर्चा करनी है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट को लेकर। हमने काफ़ी डिस्कशन किया था कि देखो अभी क्या हुआ है कि बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से चीज़ें काफ़ी हद तक और बेकार हुई हैं, लोगों को खाना नहीं मिला है, प्लस इंटरनल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ा है, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर क्या होता है, अपने कंट्री के अंदर ही लोगों को मार पीट के उनके घर को छुड़वाया जाता है कि भाई अपने घर छोड़ के जाओ, कहीं और रहो, ठीक है। मतलब किसी कंट्री दूसरी कंट्री में मत जाओ, अपने कंट्री में दूसरी जगह पर रहो, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये सब कैसे होता है, मान लो कोई कोविड-19 की वजह से चीज़ें देखने को मिली है, प्लस कभी गरीबी ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर कोई क्राइसिस हो जाता है, कोई लड़ाई हो रही है कंट्री के अंदर, वॉर चल रही है, इसकी वजह से भी लोगों को ये चीज़ें झेलनी पड़ती है। तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आई होप आप समझ गए होंगे। जब कंट्री के अंदर ही किसी लोगों को मार पीट के उनके घर को छुड़वा के किसी और जगह पर भेजा जाएगा तो उसको हम लोग इंटरनल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रेफ्यूजी होता है वो क्या होता है, देख पाओगे रेफ्यूजी एक अलग होता है। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट और रेफ्यूजी के बीच में एक डिफरेंस होता है। रेफ्यूजी क्या होता है, एक कंट्री छोड़ के उसको दूसरी कंट्री में जाना पड़ जाता है, एक कंट्री से निकालकर उसको दूसरी कंट्री में भेजते हैं, वो होता है रेफ्यूजी। लेकिन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट कंट्री के अंदर यहाँ पर डिस्प्लेस किया जाता है। आज के टाइम पर जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है इसके अंदर लोगों को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ जाती हैं, जैसे कि फिजिकल अटैक हो रहा है, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन लोगों को झेलने को मिलती हैं। आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज है दुनिया भर में जहां पर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट काफ़ी बड़ा है। आप देख पाओगे अफगानिस्तान, म्यांमार, यमन, ये सारी कंट्रीज देखने को मिलेगी जहां पर लगातार बहुत सारी वॉर्स चलती हुई नजर आ रही हैं। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की बात करें भारत के अंदर, तो भारत के अंदर भी बहुत ज़्यादा ही डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। एक रिपोर्ट बताती है हम लोग को कि साल 2019 में लगभग 5 मिलियन के आसपास लोगों को इंटरनल डिस्प्लेस किया गया था। तो अपने आप में यहाँ पर सारी रिपोर्ट्स बताती हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब इसके पीछे के फैक्टर्स क्या, फैक्टर यह है कि देखो कभी कभी क्या होता है, कंट्री के अंदर ही बहुत सारे विवाद चलते हैं। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में एक इंसिडेंट देखने को मिला जहां पर कश्मीरी पंडित को मार के वहां से भगाया गया था। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं, इस वजह से इंटरनल डिस्प्लेसमेंट कंट्री के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है। प्लस कुछ लोकल वायलेंस क्रिएट हो जाते हैं, या फिर कभी कभी डेवलपमेंट के लिए हम लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, डैम बनाते हैं, रोड बनाते हैं, तो उसकी वजह से लोगों को हटाया जाता है। या फिर यहाँ पर कंट्री के अंदर ही बहुत सारे स्टेट्स के अंदर कास्ट को लेकर काफ़ी सारे डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं, तब भी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल चर्चा में था रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसी को लेकर। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में एक मीटिंग को चेयर किया है, और मीटिंग को चेयर करते हुए बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, क्रिप्टो करेंसी को एक तरीके से रेगुलेट करेंगे। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है इसको मेंटेन करने के लिए, तो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की चर्चा की गई थी।
नाउ क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, तो एक तरीके से आप कह सकते हो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। यहाँ पर कोई भी आपको फिजिकल फॉर्म में पैसा नहीं देखने को मिलेगा। जैसे बिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन आपको कोई कॉइन नहीं मिलेगा, आपके वॉलेट में सिर्फ पैसा पड़ा रहेगा, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। आज के टाइम पर अलग अलग क्रिप्टो करेंसी होती हैं, इथेरियम, लाइट कॉइन, बिटकॉइन, ये सारी आपको क्रिप्टो करेंसी देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो बनते कैसे हैं ये, तो इसके पीछे माइनिंग की जाती है। घर में भी सीपीयूज के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, कंप्यूटर के थ्रू प्रोग्रामिंग सॉल्व करवाई जाती है। कंप्यूटर को लंबे समय तक ऑन रखना होता है, प्रोग्रामिंग सॉल्व होती रहती है, बहुत टाइम तक यहाँ पर कंप्यूटर चलता रहता है, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, उसके बाद यहाँ पर एक बिटकॉइन मिलता है। तो इस प्रकार से माइनिंग की जाती है। आज के टाइम पर माइनिंग बहुत बड़े बड़े हॉल्स में प्लस घरों में भी लोग कर रहे हैं। और क्रिप्टो करेंसी के फायदे क्या है, तो काफ़ी तेज है, काफ़ी तुरंत आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेगुलेट करने का काम नहीं है, कोई भी बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं है, फटाफट से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। प्लस उसके बाद यहाँ पर आज के टाइम पर इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ रहा है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो आने वाले टाइम पर एक फ्यूचर माना जा सकता है क्रिप्टो करेंसी को। उसके बाद यहाँ पर वही सेम चीज़ आ जाएगी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो कि मैंने आपको बताया। देन उसके बाद यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर आज के टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रही है, जैसे कि इसका एडवर्टीजमेंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अब एडवर्टीजमेंट हो रहा है तो लोग यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, आज है कल नहीं है, कुछ नहीं पता, ठीक है। इस वजह से इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। प्लस उसके बाद क्रिप्टो करेंसी से क्या हो सकता है, आतंकवाद वगैरह भी बढ़ावा इसको भी मिल सकता है, तो अपने आप में ये भी कंसर्न वाली बात है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी आज के टाइम पर वोलेटाइल है, मतलब कि इसके जो एक तरीके से आप कह सकते हो रेट है या फिर इसका जो अमाउंट है वो ऊपर नीचे काफ़ी तेजी से होता रहता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर रेगुलेट करने की चर्चा की गई। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई है सिटमैक्स 2021 के बारे में। तो इंडिया और सिंगापुर और थाईलैंड, ये 3 कंट्रीज के बीच में हाल ही में एक्सरसाइज हुई है, और ये जो एक्सरसाइज है अंडमान सी के अंदर कंडक्ट करवाई गई है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और ये जो एक्सरसाइज है इसकी शुरुआत यहाँ पर 2002 के आसपास ही हो चुकी थी। आज के टाइम पर बहुत सारी यहाँ पर एक तरीके से एडिशन इसके कंडक्ट करवाए गए हैं। इसका जो इसका 2002 में नहीं, इसका जो फर्स्ट एडिशन है बेसिकली ये हमारी नेवी के थ्रू होस्ट किया गया था, और 2019 में इसको होस्ट किया गया था, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो सिंगापुर की जो सेकंड एडिशन है, मतलब जो इस एक्सरसाइज का सिटमैक्स एक्सरसाइज का जो दूसरा एडिशन है वो सिंगापुर ने होस्ट किया था, और जो तीसरा एडिशन है आज के टाइम पर वो थाईलैंड होस्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मेन मकसद है कि इन तीनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है उसको और ज़्यादा ग्रो करना, और इनका मेन मकसद है कि जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन वाला जो रीजन है, इसके अंदर और ज़्यादा अपने आप को मेंटेन कर सकें। प्लस इंडिया के जो रिलेशंस हैं थाईलैंड के साथ काफ़ी अच्छे हैं। प्लस इंडिया और थाईलैंड के बीच में और भी बहुत सारी अदर मिलिट्री अभ्यास होते हैं, जैसे कि मैत्री होता है, श्याम भारत होता है, उसके बाद इंडिया थाई कॉर्पेट होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर और भी बहुत सारे अदर मिलिट्री अभ्यास होते हैं इंडिया और सिंगापुर के बीच में। वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है बोल्ड कुरुक्षेत्र, ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग और सिम्बैक्स। ये अलग अलग एक्सरसाइज यहाँ पर इन कंट्रीज के बीच में देखने को मिल जाती हैं। उसका एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कोविड-19 और डायबिटीज़ को लेकर, कि देखो यहाँ पर मैंने आपको डायबिटीज़ के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें समझाई थी। अभी हमारे पास ये रिपोर्ट आई है कि डायबिटीज़ जो है अफ्रीका के अंदर साल 2045 तक 134% से बढ़ सकता है। लगभग 55 मिलियन तक लोग हो तो ये डायबिटीज़ हो सकता है, तो डायबिटीज़ अपने आप में एक कंसर्न वाली बात है। उसी के बाद 14 नवंबर को हम लोग वर्ल्ड डायबिटीज़ डे को भी सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए डायबिटीज़ एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये फैलने वाली नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर भी एक अपना पे कंसर्न पैदा करती है। होता क्या है, जो पैनक्रियास है, पैनक्रियास का भी इंसुलिन यहाँ पर मतलब एक क्या करता है, पैनक्रियास का मेन काम होता है इंसुलिन को बनाना। अब जो इंसुलिन होता है आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, जो आपके अंदर ब्लड शुगर है उसको मेंटेन करता है, ज़्यादा बड़ा कम करने से उसको नॉर्मल लगता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो पैनक्रियास है वो इंसुलिन को बनाता ही नहीं है। जब इंसुलिन को नहीं बनाएगा तो आपके बॉडी का ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं होगा, तो वो डायबिटीज़ की सिचुएशन है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। दूसरे के अंदर क्या होता है, टाइप 2 वाली जो डायबिटीज होती है, इसके अंदर क्या होता है, जो पैनक्रियास है वो इंसुलिन को तो बनाता है, लेकिन वो जो इंसुलिन है वो हमारे बॉडी को सही से रेगुलेट नहीं कर पाता। हमारी जो बॉडी है वो उस इंसुलिन का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती, उसको हम लोग बोलते हैं टाइप 2। आज के टाइम पर दुनिया भर में टाइप 2 डायबिटीज सबसे ज़्यादा है लोगों को। क्यों? क्योंकि लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मोटापा ज़्यादा है, उल्टा सीधा खा रहे हैं, अनहेल्दी डाइट है, जिसकी वजह से उनका इंसुलिन सही से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। टाइप 1 वाले बहुत कम लोग होते हैं जिनके बॉडी के अंदर इंसुलिन बनता नहीं है। अब जिनके अंदर बॉडी के अंदर इंसुलिन बनता नहीं है तो उनके अंदर इंसुलिन लगाया जाता है इंजेक्शन के थ्रू, और उनके बॉडी के अंदर यहाँ पर इंसुलिन को ग्रो करने में मदद की जाती है। तो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के बारे में आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। डायबिटीज का जो बर्डन है भारत के अंदर वो बहुत ज्यादा है। 8.7% जो डायबिटिक पॉपुलेशन आज के टाइम पर भारत के अंदर देखने को मिलेगी, जो जिनकी उम्र 20 से 70 साल के आसपास है, ये यहाँ पर आप देख पाओगे। प्लस उसके बाद दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में भी लगभग 6% तक जो दुनिया भर की पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं डायबिटीज से जूझ रही है। 420 मिलियन लोगों को डायबिटीज हुआ है। प्लस यहाँ पर अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा डायबिटीज आपको देखने को मिलेगा, 24 मिलियन लोग यहाँ पर सफर कर रहे हैं डायबिटीज से। तो ये आप लोग इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो। एक सेकेंड गाइस।
तो ये था आर्टिकल। उसके बाद अगले आर्टिकल में चर्चा की गई थी अभी करतारपुर कॉरिडोर को वापस से रीओपन किया गया है। तो मैंने आपको करतारपुर कॉरिडोर के बारे में समझाया था, कहाँ पर है करतारपुर कॉरिडोर। बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये करतारपुर कॉरिडोर देखने को मिलेगा। ये आप देख पाओगे पाकिस्तान के अंदर एक गुरुद्वारा करतारपुर गुरुद्वारा, इधर आपको इंडिया के अंदर डेरा बाबा नानक देखने को मिलेगा। ये जो गुरुद्वारा ये पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो कि क्या करता है डायरेक्टली पाकिस्तान को कनेक्ट करता है कॉरिडोर के थ्रू। ये कॉरिडोर है, इसको हम लोग करतारपुर कॉरिडोर बोलते हैं। इसको खोलने की चर्चा की गई है क्योंकि अभी 19 नवंबर को हमने सेलिब्रेट किया गुरु पर्व, इसी वजह से यहाँ पर इसको खोलने की चर्चा की गई थी। इस कॉरिडोर को मार्च 2020 में बंद कर दिया जब कोरोना काफ़ी तेजी से फैल रहा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कॉरिडोर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो गुरु नानक देव जी हैं, ठीक है, जो कि एक तरीके से सिखिज्म के फाउंडर हैं, इन्होंने अपने पूरे जीवन के लगभग आखिरी जो 18 साल है वो यहाँ पर इसी करतारपुर गुरुद्वारा के अंदर अपने जीवन व्यतीत किया था। इस वजह से यहाँ पर कॉरिडोर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। देन उसके बाद एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था बाइडन और शी जिनपिंग के समिट के बारे में। हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन और साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ है, एक वर्चुअल समिट हुआ है जहां पर यूएस के प्रेसिडेंट ने काफ़ी सारे कंसर्न उठाए। इन्होंने बोला है कि आज के टाइम पर चाइना ह्यूमन राइट वायलेशन करता है, उइगुर वाले रीजन के उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार करता है, ये यहाँ पर उठाया गया मुद्दा। प्लस जो बाइडन ने एक और मुद्दा उठाया व्यापार को लेकर। चाइना और यूएस के बीच में जो व्यापार है वो काफ़ी हद तक गिरा है। हमने ये देखा ट्रंप के सामने, डोनाल्ड ट्रंप के समय पर यहाँ पर ये काम होता हुआ नजर आया है। चाइना के अंदर ये जिनजियांग प्रोविंस वाला रीजन ये देखने को मिलेगा, यहीं पर उइगुर मुस्लिम्स को बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। चाइना ने एक कंसर्न उठाया। उसके बाद चाइना ने बोला कि ताइवान के साथ आज के टाइम पर रिलेशन काफ़ी खराब है चाइना के, तो ये वाला कंसर्न भी उठाया है। साउथ चाइना सी के अंदर चाइना अपना एग्रेशन काफ़ी हद तक दिखाता है, तो ये सारे कंसर्न चाइना की तरफ से उठाए गए थे। उसके बदले में ये सारे कंसर्न यूएस की साइड से उठाए गए थे कि चाइना ये सारे गलत काम कर रहा है। उसके बदले में यूएसए ने क्या बोला, उसके बदले में यूएसए ने बोला कि देखो भाई उसके बदले में चाइना ने क्या बोला, उसके बदले में चाइना ने क्या बोला, चाइना ने बोला कि देखो यूएसए भी काफ़ी कुछ कर रहा है। यूएसए ने बहुत सारे ग्रुप्स बना रखे हैं चाइना के अगेंस्ट में, जो कि चाइना को कंसर्न पैदा करते हैं। उसका यहाँ पर इंडिया को भी घसीटा गया। यूएस इंडिया चाइना के रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो यूएस आज के टाइम पर इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो इंडिया के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। यूएस और इंडिया के डिफेंस एग्रीमेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि चाइना को टैकल करते हैं, तो आपको इसके बारे में ध्यान देना है। उसके बाद एक आर्टिकल चर्चा में था माइलस्टोन फॉर एलजीबीटीक्यू राइट्स को लेकर। तो अभी हाल ही में आपको मालूम होगा सीनियर एडवोकेट हैं जिनका नाम है सौरभ कृपाल, ये एक तरीके से भारत के पहले गे जज बन सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। और इनको लेकर काफ़ी हद तक आगे बात चल रही है। अब क्या है एलजीबीटी को क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म है लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर। अब क्या है ना, इन लोगों को काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है आज के टाइम पर भारत के अंदर। तो आप देख पाओगे एलजीबीटी राइट्स के बारे में बात करें भारत के अंदर तो इनके पास बहुत कम राइट्स देखने को मिलेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जो सेक्शन 377 है यहाँ पर इसको स्ट्राइक ऑफ किया था, इसके कुछ पार्ट्स को हटाया था। लेकिन फिर भी आप देख पाओगे आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है इन कम्युनिटीज़ के अंदर में, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर फरवरी 2021 की बात है, इसी साल की बात है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो सेम सेक्स मैरिज है वो हम लोग कहीं भी लागू नहीं करेंगे। मैरिज उन्हीं लोगों के अंदर होगी जो बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमेन होगा, जिसके अंदर कैपेबिलिटी होगी क्योंकि वो यहाँ पर एक बच्चे को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, ये आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये चीज़ें आज के टाइम पर भी एलजीबीटी कम्युनिटी के अगेंस्ट में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर एलजीबीटी कम्युनिटी आज के टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। प्रॉब्लम्स जैसे कि उनको हेल्थ अच्छे से नहीं मिल पाती है, प्लस जो वर्क प्लेस होता है वहाँ पर उनके प्रति काफ़ी भेदभाव होता है। इसकी वजह से वो लोग अकेला रहना सीखते हैं, अकेले रहने पर ड्रग वगैरह के यहाँ पर एडिक्शन में आ जाते हैं, ड्रग्स वगैरह के अल्कोहल में एडिक्शन में आ जाते हैं। उसके बाद स्ट्रेस में रहने के बाद यहाँ पर कभी कभी सुसाइड भी ये लोग कर लेते हैं। उसके बाद हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था हाल ही में फर्स्ट ऑडिट दिवस यानी कि यहाँ पर मनाया गया और कैग को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया 16 नवंबर 2021 को हमने फर्स्ट ऑडिट दिवस मनाया गया है। और जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं इनका मेन काम होता है ऑडिट करना। ऑडिट मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करना। तो आज के टाइम पर जीसी मुर्मू जो है हमारे कैग हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। कैग के बारे में अगर हम बात करें तो कैग एक तरीके से अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है भारत के अंदर, जो कि भारत के सरकार के पास कहाँ से पैसा आ रहा है, भारत सरकार कहाँ से पैसा खर्च कर रही है, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है, इन सब की जांच पड़ताल करता है। कौन? कैग। अब कैग को अपॉइंट करता कौन है? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, प्लस 6 साल तक का टर्म होता है कैग का और मैक्सिमम एज 65 साल की होती है। कैग को हटाया कैसे जा सकता है? तो कैग को हटा सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर कैग को भी हटाया जा सकता है। आप लोग को इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो सैलरी वगैरह है कैग की, जो सैलरी अलाउंसेस जो भी चीज़ें होती हैं वो सब इनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। पावर्स की बात करें तो मैं आप लोग को बता दिया जो कैग की पावर्स होती हैं इसमें मेन फोकस यही होता है कि क्या कर सकें
कैग यहाँ पर क्या करते हैं, सरकार के पास जितना ही पैसा आ रहा है या फिर सरकार पैसा खर्च रही है, उन सब का जो पैसा है उनकी जांच पड़ताल करने का काम करता है। उसके बाद हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उत्तर प्रदेश के अंदर। और यहाँ पर एक्सप्रेसवे कहाँ से स्टार्ट होता है, ये होता है चंदसराय विलेज से। आप कह सकते हो ये एक्सप्रेसवे लखनऊ को गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है। बाय द वे इसकी लेंथ क्या है आप नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हो। लगभग मैं तीसरी बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, ठीक है। ये एक तरीके से जो एक्सप्रेसवे है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के फीचर्स क्या क्या हैं। देखो यहाँ पर सीएनजी स्टेशन देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज है और प्लस व्हीकल्स के लिए स्टेशंस बनाए गए, डिफेंस कॉरिडोर वगैरह भी आप इसके देख सब पाओगे, इससे कनेक्ट करे जाएंगे। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ये देखने को मिलेगा। प्लस ये इससे क्या होगा, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो इकॉनमी वगैरह वो भी बूस्ट होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये जो एक्सप्रेस है इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े मार्केट तक टच हो सकते हैं और अपना सामान हम लोग उन मार्केट्स तक पहुंचा सकते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई थी जो पोचमपल्ली है। पोचमपल्ली यहाँ पर जो गांव है बेसिकली इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। और जो बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया है वो दिया है UNWTO ने, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। पोचमपल्ली यहाँ पर जाना जाता है, अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट सिल्क सिटी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिल्क काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। सिल्क की साड़ी यहाँ की काफ़ी हद तक पॉपुलर है। प्लस इस साड़ी के ऊपर जो हाथ से करी हुई कढ़ाई है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पॉपुलर देखने को मिलती है। तो इसी वजह से यहाँ पर पोचमपल्ली गाँव को ये अभी हमने वर्ल्ड टूरिज्म डे का अवार्ड मिला है। और ये जो अवार्ड है ये कब मिलने वाला है, ये यहाँ पर अभी 24वां सेशन दिसंबर में होगा, किसका, UNWTO का। तभी यहाँ पर क्या होगा, ये अवार्ड यहाँ पर पोचमपल्ली गांव को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो सकता है। प्लस UNWTO के बारे में जान लेना। UNWTO यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन के अंदर ये देखने को मिल जाएगा। आई होप गाइस आप लोग को यहाँ पर एक सारे आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ये कुछ वो वाले आर्टिकल थे जो कि हमने मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में डिस्कशन किया था। अब जो सैटरडे वाले जो आर्टिकल्स हैं, ये जो आर्टिकल हैं वो क्या होंगे, वो आपके मंडे वाले दिन रिवीजन करवा दी जाएंगे, तो उसकी टेंशन ना लेना। अभी आपने मैक्सिमम जो अपने पिछले हफ्ते का करंट अफेयर है उसका रिवीजन कर लिया है ना। इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।